इनकोडिंग वर्ड हमने बहुत बार पढ़ा है, तो इसे थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो इनकोडिंग कब होता है? जब हम किसी स्टिमुलस या किसी इवेंट्स से इंटरेक्ट होते हैं, तब इनकोडिंग होता है। यानी जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम उसे अपने तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, अपने मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पर उसको समझने की कोशिश करते हैं। छोटे बच्चों की समझ अलग हो सकती है और बड़े बच्चों की समझ अलग हो सकती है, और उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो नोविसेस होते हैं, मतलब जो लोग न्यू इन्फॉर्मेशन को लर्न करते हैं, वो लोग इन्फॉर्मेशन को ईजी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे आप इस चैप्टर को, मतलब आप साइकोलॉजी फर्स्ट बार पढ़ रहे हो, आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, तो आप उसमें जो जो कॉन्सेप्ट आएंगे आप उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकोगे। लेकिन जैसे जैसे आप उसको बाद में पढ़ोगे तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आएंगे, तो आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि आपने पहले वो पढ़ चुका है, तो फिर आप उसको रिलेट करने की कोशिश करोगे। वही चीज़ इधर इन्होंने बोला है कि जो नोविसेस होते हैं, यानी जो न्यू इन्फॉर्मेशन को लर्न करते हैं, वो लोग इन्फॉर्मेशन को ईजिली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, बजाय उन लोगों के जो पहले से एक्सपर्ट होते हैं। क्योंकि जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उनकी पुरानी इन्फॉर्मेशन इंटरफेयर करती है न्यू इन्फॉर्मेशन को लर्न करने में। अगला है स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। इन्फॉर्मेशन की स्ट्रक्चरिंग और ऑर्गेनाइजिंग तब होती है जब लर्नर इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस और स्टोर करता है। लर्नर की एबिलिटी, मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस दोनों के रिजल्ट्स के बेसिस पर टाइम के साथ बदलती रहती है। जब इन्हें कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिसे इन्हें याद करना होता है, तो छोटे बच्चे इन्फॉर्मेशन को याद नहीं रखते। जैसे जैसे वो स्कूल में जाते हैं, वो अलग अलग स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं, उनको बताई जाती है अलग अलग स्ट्रेटजी कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को हम याद कर सकते हैं। उनको सिखाया जाता है कि कैसे इन्फॉर्मेशन को याद किया जा सके। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेसिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैपेसिटी में एक है इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना, और ये बच्चों की कैटेगराइज करने वाली एबिलिटी से इन्फ्लुएंस होता है। ये एबिलिटीज़ भी दूसरे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेसिटी की तरह मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस के साथ चेंज होती रहती है। यहाँ इन्होंने कैटेगराइजेशन के बारे में बताया है। बेसिक टाइप क्या है इसका? तो जब भी हम किसी स्पेसिफिक इवेंट्स, आइडिया, पीपल, थिंकिंग से इंटरेक्ट होते हैं, तो इसका हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट बन जाता है। जैसे एक बच्चा पहली बार एक एनिमल को देखता है, जैसे उसने एक काऊ को देखा, तो उसके माइंड में उससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट बन गया कि गाय की 2 आँखें होती हैं, 2 सींग होते हैं, एक पूँछ होती है, 4 पैर होते हैं, इस तरीके से। तो अगली बार जब भी वो ऐसे एनिमल को देखेगा जिसमें ये सारे फीचर्स हो, तो वो उसे काऊ की कैटेगरी में रखेगा। रॉश और उनके कलीग्स ने कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के 2 फंडामेंटल फीचर्स बताए हैं। अब जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया कि बच्चों ने एक कॉन्सेप्ट बना लिया अपने माइंड में काऊ का, और फिर वो कोई और एनिमल देखता है जिसमें वो सारे फीचर्स होते हैं, तो वो उसको काऊ की कैटेगरी में रख देता है। अगर अगली बार वो गाय की जगह किसी और एनिमल को देखता है जिसमें ये सारे फीचर होते हैं, जस्ट लाइक उसने किसी बफेलो को देखा, तो वो उनके बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। उसे लगेगा वो भी काऊ ही है, क्योंकि उसके
भी 4 पैर, 2 सींग और 1 पूंछ है। तो बच्चे के माइंड में जो कैटेगरी थी एनिमल की, उसमें एक और एनिमल ऐड हो गया। उसको बताया जाएगा कि नहीं, ये काऊ है और ये बफेलो है। दोनों के फीचर्स तो सेम है बट दोनों के फंक्शंस अलग अलग हैं। उसको समझाया जाएगा तो वो अपने माइंड में ये कॉन्सेप्ट बना लेगा कि मतलब उसकी तरह दिखने वाला एक और एनिमल है बट वो अलग हो सकता है। अगला है स्टोरेज एंड रिट्रीवल। हम हमारे माइंड में कितने इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं और कितनी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं। यहाँ इन्होंने ऑब्जेक्ट परमानेंसी का एक एग्जाम्पल दिया है कि 7 महीने से छोटे बच्चों को अगर हम कुछ चीज़ें दिखाते हैं और फिर उसे छुपा देते हैं तो वो उसे खोजने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए वो चीज़ तभी है जब वो उसके सामने है और इसको ऑब्जेक्ट इन परमानेंसी कहा जाता है। लेकिन 7 महीने के बाद उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी आ जाती है, यानी कि उसके लिए वो चीज़ एग्जिस्ट करती है जो उसने पहले कभी देखी हो और वो उस चीज़ को खोजने की भी कोशिश करता है। तो इसको ऑब्जेक्ट परमानेंसी कहते हैं। और 13 महीने के बच्चे 3 एक्ट सीक्वेंस कर पाते हैं, यानी उनमें इतनी मेमोरी आ जाती है कि जो कुछ चीज़ें वो देखते हैं वो कर सकते हैं। जैसे हमने उसके सामने 3 वर्ड बोले, जैसे कैट, रैट, बैट, तो वो इन तीनों वर्ड को रिपीट कर सकता है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा बोलेंगे तो वो उसको रिपीट नहीं कर पाएगा। तो बच्चों के माइंड में ऐसी मेमोरी डेवलप होना शुरू हो जाती है। और 24 मंथ्स के बच्चों में ये एबिलिटी इंक्रीज होकर 5 एक्ट सीक्वेंस की हो जाती है। यानी अगर हम उसको 5 चीज़ें बोले या करके दिखाएं तो वो उसको रिपीट कर सकता है। और 30 मंथ्स के बच्चों में 8 सेपरेट एक्शंस याद करने की एबिलिटी डेवलप हो जाती है। फिर उनमें लैंग्वेज डेवलपमेंट भी देखे जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि उनमें स्टोर होना शुरू हो गया है। फ्लेव्स ने स्ट्रेटजी डेवलपमेंट के बारे में 4 ऑब्जर्वेशन की है। पहला है कि स्ट्रेटजी डेवलपमेंट लीनियर नहीं है, यानी शुरू में जब हम कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं चीज़ों को याद करने के लिए, तो हो सकता है कि पहले उस स्ट्रेटजी से हमें चीज़ें ठीक से याद ना हो, लेकिन बाद में वो ठीक से वर्क करना शुरू कर देगा। दूसरी चीज़ है कि एक बार जो स्ट्रेटजी डेवलप हो जाती है फिर आगे वो कंटिन्यू डेवलप होती रहती है। यानी एक बार जब हमने किसी स्ट्रेटजी से कुछ चीज़ें याद करना शुरू कर दिया तो हम उसको आगे फॉलो करते रहेंगे और आगे उसमें नए नए चेंजेस कर सकते हैं जिससे वो हमें और हेल्प करे। तीसरी चीज़ है कि बच्चे अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करते रहते हैं। वो किसी एक स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करते बल्कि अलग अलग स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं चीज़ों को याद करने में। चौथी चीज़ है कि बच्चों के पास अपनी एबिलिटीज़ होती है स्ट्रेटजी को इंटीग्रेट करने के लिए। जैसे किसी को लिखकर याद होता है तो किसी को सुनकर याद होता है। और हमें भी पता है कि हमें कैसे याद होता है, तो हमें बच्चों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि बच्चे अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाएं और खुद कोशिश करें कि चीज़ों को हम कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों में ये एबिलिटी होती है और बड़ों में तो ऑलरेडी होती है। हमें तो पता है कि हमें किस तरीके से हम चीज़ों को याद कर सकते हैं, तो ये चीज़ बच्चों में भी होती है। तो हमें बच्चों पर छोड़ देना चाहिए कि वो किस तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन को याद कर सकता है।